नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। आज हम अपना अगला निबंध पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण टॉपिक है डिजिटल स्वास्थ्य सेवा यानी तकनीक से जन कल्याण। क्योंकि डिजिटल युग हुआ है, डिजिटलीकरण हुआ है, सब विभागों का भी, शिक्षा का भी, स्वास्थ्य का भी, हर एक चीज पे लगभग डिजिटल जो हमारी संरचना है उसका असर पड़ा है। चाहे बाजार हो, चाहे हमारी अर्थव्यवस्था हो, चाहे हमारी विदेश नीति हो, यानी हर चीज पे इस क्रांति का बहुत बड़े स्तर पर असर पड़ा है। तो हमारा यह निबंध क्या है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में डिजिटल यानी तकनीक जो है किस प्रकार से प्रभावी हुई है, इसको हमें पढ़ना रहेगा। क्लास को आप पूरा देखिएगा, हम उदाहरण के माध्यम से, आवश्यक तथ्यों के माध्यम से समझा देंगे। क्योंकि निबंध देखिए आप कभी रट तो सकते नहीं हैं, निबंध आपको समझना ही पड़ेगा। इससे पहले साहित्य के निबंध हमने पढ़े हैं, उनको आप जरूर देखिएगा। कृषि के निबंध हैं, उनको जरूर देखिएगा, जिससे कि आपकी निबंध की तैयारी पूरी होती चले। निबंध को हम हमेशा 3 भागों में लिखते हैं: भूमिका, मुख्य भाग और निष्कर्ष। भूमिका में हम लगभग 100 शब्दों में जो टॉपिक है उससे संबंधित बात बता देते हैं। इसके बाद मुख्य भाग आते हैं, जो कि हमारा पूरा पैराग्राफ पर होना चाहिए। पैराग्राफ जब लिखेंगे तो उनके बीच, एक दूसरे के बीच अंतर संबंध दिखना चाहिए। पैराग्राफ में हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो टॉपिक है उसके बाहर हमारा निबंध नहीं जाना चाहिए। हम आपको हो सकता है यहाँ हेडिंग के माध्यम से पढ़ाएं, हो सकता है पॉइंट के माध्यम से पढ़ाएं, लेकिन आपको पूरा निबंध पैराग्राफ में ही लिखना है। भाषा आपकी प्रभावी होनी चाहिए, प्रभावी भाषा ही बेहतर नंबर दिलाती है। कैसे भाषा प्रभावी लिखते हैं यह अभी जब हम निबंध आगे पढ़ेंगे तो हम पूरा एक एक लाइन आपको समझाएंगे। एक रूपरेखा बना लेते हैं जो हमें मदद करेगी जब हम निबंध लिख रहे होंगे। हमें वह बताएगी कि निबंध में क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। तो भूमिका में क्या लिख देंगे? स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस प्रकार से क्रांति आई है, डिजिटल क्रांति। फिर मुख्य भाग पर आएंगे तो डिजिटल स्वास्थ्य की अवधारणा की बात करेंगे। भारत में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं की शुरुआत किस प्रकार होती है और कैसे कैसे इसका लाभ मिलता है उस पर बात करेंगे। जो पहले हैं, चाहे आयुष्मान भारत हो, डिजिटल मिशन हो, ई संजीवनी हो, इनकी बात हम इसमें करेंगे। किस प्रकार से दूरस्थ क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में इसका लाभ मिलता है, हम उस पहलू को भी देखेंगे। एआई का प्रयोग, डेटा टेलीमेडिसिन की भूमिका किस प्रकार रहती है, हम इसको भी देखेंगे। डिजिटल स्वास्थ्य की चुनौतियां क्या होती हैं, क्योंकि देखिए कोई भी यदि सुविधा है तो वो सीधे सीधे अर्थों में लोगों तक नहीं पहुंचती है, उसमें कई बार चुनौतियां भी देखनी पड़ती हैं। सरकार और नागरिकों की भूमिका पर बात करेंगे। अंत में हम निष्कर्ष निकाल देंगे। जैसे हम मेंस की निबंध पढ़ते हैं मेंस के लिए, ऐसे हमारी आंसर सीरीज चलती है जिसमें एक एक प्रश्न आपको हम विधिवत समझाते हैं। आप पहली बार क्लास देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि आपको आने वाली क्लास लगातार मिलती रहे। अब हम निबंध लिखेंगे। यहाँ से आपको भाषा समझनी है, भाषा पकड़नी है। 21वीं सदी जो है उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि तकनीक ने मानवीय जीवन को नई दिशा दी है। जहां एक ओर डिजिटल तकनीक ने शिक्षा, शासन, संचार को रूपांतरित किया, वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में इसका प्रभाव सबसे व्यापक और मानवीय रहा है। आज डिजिटल स्वास्थ्य सेवा न केवल इलाज का तरीका बदल रही है, बल्कि इसे हर नागरिक तक सुलभ बनाने का प्रयास भी कर रही है। यह जन कल्याण का नया माध्यम बन चुकी है, जहां तकनीक का उद्देश्य केवल प्रकृति नहीं बल्कि जीवन की रक्षा है। देखो, बहुत सुविधा तो आसान हुई है डिजिटलीकरण हो जाने से। आप एक छोटी सी बात समझो, पहले एक जांच के लिए कितना कितना हमें परेशान होना पड़ता था। कई बार बीमारियां पता चलती थी तो उसके बारे में हम लक्षण नहीं जान पाते थे, लेकिन अब यह धीरे धीरे आसान होता चला गया है। हर एक व्यक्ति तक इलाज का तरीका बदल रहा है, वह पहुंच रहा है, और इससे जन कल्याण बेहतर तरीके से हो रहा है। अब हम मुख्य भाग पर आते हैं। डिजिटल सेवा का अर्थ है एक ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरनेट, मोबाइल ऐप और कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा विश्लेषण के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसमें ई हेल्थ रिकॉर्ड, टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन परामर्श, डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन और रिमोट मॉनिटरिंग जैसे घटक शामिल हैं। देखो,
इसमें एक तो हेल्थ रिकॉर्ड आपका मेंटेन रहता है, यह चीज़ बहुत सही है। मतलब आपकी पहले कौन सी समस्या थी, क्या क्या आपके शरीर की स्थितियां रही होंगी, गतिविधियां रही होंगी। ऑनलाइन परामर्श भी शुरू हो गया है। जैसे कई बार क्या होता है, चिकित्सक कहीं होता है और मरीज कहीं होता है, वो अपने एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया, तो अपने डॉक्टर से हमेशा कनेक्ट कर सकता है। यदि आपके क्षेत्र में कोई अच्छे डॉक्टर नहीं है तो आप दूसरे क्षेत्र के डॉक्टर से कनेक्ट कर लेते हैं। डिजिटल दवाएं, डिजिटल जो भी चीज़ें आवश्यक होती हैं डॉक्टर वो बता सकते हैं। रिमोट मॉनिटरिंग का मतलब होता है कि डॉक्टर वहीं से अपने पेशेंट की गतिविधि पर नज़र रखता है और उसकी जानकारी लेता रहता है, वहाँ पर बिना जाए। तो इसका लक्ष्य क्या हुआ? सस्ती, तेज और पारदर्शी स्वास्थ्य सुविधा को हर व्यक्ति तक पहुंचाना। फिर हम देखते हैं भारत में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं की शुरुआत कैसे होती है, कब होती है। तो भारत ने डिजिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में बड़ी प्रगति की है। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को तकनीकी प्लेटफॉर्म पर लाने की दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं। 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य हर नागरिक के लिए डिजिटल हेल्थ आईडी बनाना था। मतलब हर व्यक्ति की एक डिजिटल आईडी हो जो उसके स्वास्थ्य के बारे में विस्तृत बता रही हो। जैसे हमने आपको मृदा स्वास्थ्य कार्ड पढ़ाया था, याद होगा, तो उसमें क्या था, जो मृदा की गुणवत्ता है उसको समय समय पर जांची जाती थी और उसमें उसकी जानकारी भरी जाती थी। इससे मरीज की सारी चिकित्सीय जानकारी एक जगह सुरक्षित रहती है और किसी भी डॉक्टर द्वारा कहीं देखी जा सकती है। मतलब अब जब आपके शरीर की एक रिपोर्ट बन गई पूरे बॉडी की कि आपके शरीर में ये ऐसा है, ये प्लस है, बी प्लस है, जो भी है, सब डाटा मिल गया, आप उस रिपोर्ट को ले जाके किसी और डॉक्टर को दिखाओगे तो आपको वही प्रक्रिया दोबारा नहीं दोहरानी पड़ेगी। यह स्वास्थ्य क्षेत्र में पारदर्शिता, सुविधा और निरंतरता लाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जाता है। अब हम प्रमुख पहलों की बात करते हैं और उपलब्धियों की बात करते हैं। ई संजीवनी प्लेटफॉर्म, यह टेलीमेडिसिन सेवा है जिसके माध्यम से डॉक्टर और मरीज वीडियो कॉल के जरिए जुड़ सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों लोगों को इससे लाभ हुआ है। फिर हम देखते हैं आरोग्य सेतु ऐप। कोविड-19 काल में संक्रमण की निगरानी और जागरूकता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई थी। फिर आता है कोविन प्लेटफॉर्म, यानी टीकाकरण की प्रक्रिया को डिजिटल रूप से पारदर्शी और व्यवस्थित बनाया गया। फिर आता है राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, यानी मरीज, डॉक्टर, प्रयोगशाला और बीमा संस्थाओं को एक डिजिटल नेटवर्क से यह जोड़ता है। फिर आता है ई हॉस्पिटल प्रणाली, यानी सरकारी अस्पतालों में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और रिपोर्टिंग की सुविधा प्रदान करती है। पहले क्या था, जैसे आपको मान लो किसी डॉक्टर को दिखाना है तो आप अस्पताल जाते थे, नाम मरीज का लिखाते थे, फिर वो कहता था 5 बजे तक देखेंगे, तो आप 5 बजे तक वहाँ सुबह से शाम तक बैठे रहते थे। अब आपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले लिया, आप अपने समय से जाते हैं, यानी समय की भी इसमें बचत होती है। इन पहलों ने न केवल सेवा की गुणवत्ता बढ़ाई बल्कि स्वास्थ्य क्षेत्र में भ्रष्टाचार और विलंब जैसी समस्याएं कम की हैं। अब हम देखते हैं ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में लाभ कैसे इसका पहुंचता है। जो भारत की आबादी है वो 65% से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जहां डॉक्टर और अस्पतालों की कमी एक बड़ी चुनौती रही है। डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं ने इस दूरी को तकनीक के पुल से जोड़ा है। टेलीमेडिसिन और मोबाइल हेल्थ ऐप के माध्यम से गांव में रहने वाले लोग अब विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श ले सकते हैं। देखो, गांव में चिकित्सा व्यवस्था पहले नहीं इतनी अच्छी थी, आसपास में अच्छे डॉक्टर नहीं थे, अच्छे अस्पताल नहीं थे। तो अब क्या फायदा हो गया कि आप अच्छा डॉक्टर जहां कहीं भी है पूरे भारत में, पूरे विश्व में, आप उससे परामर्श ले सकते हो। तो इसमें एक तो आपकी यात्रा का पैसा बच गया, भाई आपको जाना नहीं पड़ा। दूसरे खर्च में भी कमी आती है, वो डॉक्टर वहां से दवा बता देता है, आप यहाँ पर ले लेते हो। साथ ही महिलाओं और बुजुर्गों को घर बैठे जांच और दवा की सुविधा भी अब मिलने लगी है। इसके बाद आता है डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और टेलीमेडिसिन की भूमिका किस प्रकार रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई स्वास्थ्य निदान और रोग पूर्वानुमान में क्रांतिकारी भूमिका निभा रही है। कैसे? एआई आधारित सिस्टम अब एक्सरे, एमआरआई और ब्लड रिपोर्ट का विश्लेषण तेजी से कर रहे हैं। इसी प्रकार बिग डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से महामारी की निगरानी और दवा की प्रभावशीलता पर शोध आसान हुआ है।
टेलीमेडिसिन दूरस्थ चिकित्सा ने डॉक्टरों की भौगोलिक सीमाएं समाप्त कर दी हैं। अब मरीज को चिकित्सक के पास जाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि डॉक्टर डिजिटल रूप में उनके पास पहुंच जाता है। और यह अच्छा भी है। कई बार देखिए क्या होता है, स्थिति इतनी नहीं होती कि अस्पताल तक मरीज पहुंच पाए, तो उसको त्वरित लाभ जो मिलता है वह ऑनलाइन ले सकता है वह। अच्छा, इसकी चुनौतियां क्या हैं? ठीक है, ये सब इसकी अच्छाइयां हमने पढ़ा, अब देखते हैं इसमें चुनौतियां क्या हैं। हालांकि यह व्यवस्था जन कल्याण की दिशा में क्रांतिकारी है, लेकिन इसके सामने कुछ गंभीर चुनौतियां हैं, जैसे डिजिटल विभाजन। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की गति और डिजिटल साक्षरता अभी सीमित है। इसके बाद इसमें देखते हैं डेटा गोपनीयता, यानी मरीज की चिकित्सीय जानकारी अत्यंत संवेदनशील होती है, जिसका दुरुपयोग यदि किया जाए तो यह गंभीर खतरा बन जाएगा। फिर तकनीकी अवरोध कैसे हो सकते हैं? बिजली है, सर्वर है, नेटवर्क की समस्या से सेवा बाधित हो सकती है। फिर मानव संबंधों की कमी कैसे है? डिजिटल परामर्श में डॉक्टर और मरीज के बीच भावनात्मक संवाद का अभाव रहता है, और भावनात्मक संवाद होना चाहिए। क्योंकि देखो क्या होता है, कई बार आप किसी की अच्छी बात सुन के, अच्छे से बात सुन के आप ठीक हो जाते हो, आपको लगता है कि आप ठीक हो गए हो। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपसे जब अच्छे से बात करता है, तो आप अपने आप आपको लगता है कि हाँ, अब हमारी दवा सही चल रही है। मानकीकरण की कमी, जैसे निजी प्लेटफॉर्म और सरकारी प्रणालियों के बीच एक रूपता का भी अभाव भी देखा गया है। फिर सरकार और नागरिकों की क्या भूमिका है? सरकार ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, डेटा संरक्षण विधेयक 2023 और टेलीमेडिसिन गाइडलाइंस जैसे कदम उठाए हैं, परंतु केवल नीतियां पर्याप्त नहीं हैं। नागरिकों को डिजिटल साक्षर बनना होगा, ताकि वह सेवाओं का सुरक्षित उपयोग कर सकें। स्वास्थ्य कर्मियों को तकनीकी प्रशिक्षण देना और ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे में डिजिटल उपकरणों का प्रसार करना भी आवश्यक है। सार्वजनिक निजी साझेदारी यानी ट्रिपल पी मॉडल इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब हम इसका निष्कर्ष देखते हैं क्या होगा। डिजिटल स्वास्थ्य सेवा भारत के समावेशी विकास मॉडल का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। यह केवल चिकित्सा सुविधा नहीं, बल्कि सामाजिक समानता और मानव कल्याण का प्रतीक है। तकनीक ने स्वास्थ्य को अब केवल शहरी वर्ग तक सीमित न रखकर गांव, गरीब और वंचित तक पहुंचाया है। हालांकि डेटा सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता जैसी चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं, लेकिन दिशा सही है। जब तकनीक का प्रयोग मानवीय संवेदना के साथ किया जाए, तभी वह जन कल्याण का सशक्त उपकरण बनती है। इसीलिए कहा जा सकता है, डिजिटल स्वास्थ्य सेवा केवल चिकित्सा का नया रूप नहीं, बल्कि मानवता के प्रति तकनीक का सबसे सुंदर योगदान है। यह भारत को सशक्त, स्वस्थ और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में अग्रसर है। अब निबंध तो पूरा हुआ, अब इसका 2-3 बार प्रैक्टिस करिए और लोगों को साझा करिए, जिससे सबको लाभ मिले। ये क्लास यहीं खत्म होती है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।